यहाँ नहीं रही तब्दीलियां। क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। पंजाब की सियासी सूरत हाल मुसलसल बहरान का शिकार है। कल 23 दिसंबर है। इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करने का ऐलान कर रखा था, लेकिन चूंकि पंजाब में एतमाद का वोट भी गवर्नर की तरफ से कह दिया गया, तहरीक अदम एतमाद भी ले आई गई अपोजिशन की जानिब से, तो अब कल क्या तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा एतमाद का वोट चूंकि नहीं हो सका, तो क्या परवेज़ इलाही अभी भी वज़ीर आला पंजाब हैं या नहीं है, इस मामले पर भी अभी तक कुछ वजाहत नहीं है गवर्नर की तरफ से, जो कि नून लीग के हैं। आज नून लीग के बहुत से इजलास भी हुए और उनकी तरफ से कहा यह गया, एक सोच ये पाई गई कि गवर्नर नोटिफाई करवा दें, डी नोटिफाई करवा दें चीफ मिनिस्टर पंजाब को। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ लीगल लकूनाज आ गए थे। ये मामला अगर अदालत में चला जाता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा था, हमारे प्रोग्राम में भी कल कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करता है तो फिर PTI उसके खिलाफ, PMLQ उसके खिलाफ अदालत में जाएगी, जहाँ पर वाज़ेह था कि रिलीफ कानूनी एतबार से पलड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ का भारी है। लेकिन अभी भी पंजाब में एक तरह से स्टेटस को की सूरत हाल है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। परवेज़ इलाही को मालूम नहीं है कि वो वज़ीर आला हैं या नहीं है, कब तक हैं, असेंबली डिसॉल्व होनी है नहीं होनी, कब तक होनी है, तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होगी नहीं होगी। एक गुमगू की कैफियत है, एक सियासी खिचड़ी बनी हुई है पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में, और इसमें सफ़र जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, पंजाब के अवाम कर रहे हैं। अब ये स्टेटस को, ये सियासी खिचड़ी कब तक चलेगी, ये बहरानों का सिलसिला कब तक चलेगा। इमरान खान ने अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया जो कि गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचे थे, और वहाँ खान साहब ने कहा कि हुकूमतें मेरी हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहलील करना चाहती है, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है, उनको मसला क्या है। ये जेन्युइन सवाल है इमरान खान साहब के, आखिर नून लीग पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम क्या है इलेक्शन से, क्या वो घबरा रहे हैं, असेंबली अगर डिसॉल्व हो जाती हैं तो हो जाने दें, उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन लग ये रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी अना की, इक़्तिदार की जंग, इक़्तिदार की खींचा तानी की जंग है ये, और इसमें सफ़र, जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, पंजाब के अवाम कर रहे हैं, मुल्क का इस्तेहकाम कर रहा है, मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम कर रहा है। तो आखिर ये सियासतदानों के दरमियान जंग कब तक चलती रहेगी, पंजाब की सूरत हाल वाज़ेह क्या होगी, असेंबली डिसॉल्व होगी नहीं होगी, तहरीक अदम एतमाद कब होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा जुमे, यानी कि दिसंबर का जो आखिरी हफ्ता है, तो आइंदा जुमे या हफ्ते को तहरीक अदम एतमाद पे शायद वोटिंग हो सकती है। उसके बाद मुस्तकबिल क्या होगा, क्या पंजाब असेंबली डिसॉल्व होगी कि नहीं होगी, तो ये वो ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिन्होंने इस पूरे बड़े सूबे को, पंजाब के और पूरे मुल्क को एक स्टैंड स्टिल पे ले आए हैं, एक स्टेटस को की सूरत हाल पे ले आए हैं। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इस सियासी और इस मुआशी अदम इस्तेहकाम में से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, और रास्ता भी वो जिस पर तमाम सियासी फरीकैन मुत्तफ़िक़ हों। इसी बुनियादी और इंतहाई गंभीर सवाल का जवाब लेने की आज प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ आज पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, जिनकी सियासत पे और मुल्क के बदलते हुए हालात पे बड़ी गहरी नज़र है। सो उनसे जानेंगे कि वो आइंदा का मंजरनामा क्या देख रहे हैं। तो जनाब मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार है, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। रज़ा रूमी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे पंजाब के एडवोकेट जनरल अहमद अवैस साहब और एहसन भौन साहब, जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से। सो इन दो शख्सियात से कानूनी राय भी लेंगे पंजाब के मामलात के हवाले से। आमिर ज़िया साहब, आपको पंजाब का मुस्तकबिल क्या होता नज़र आ रहा है? अब कल इमरान खान ने अनाउंस कर दिया था कि 23 को असेंबलियाँ डिसॉल्व कर देंगे। अब वो तो नहीं हो सकता आपकी राय में जब तक तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग ना हो जाए। पंजाब का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल आपको नजर क्या आ रहा है? देखते हो, एक तो हम लम्हों में सियासत देखते हैं कि अगले चंद घंटे में क्या होगा,
کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے اس پہ اسپیکولیشن کی جگہ نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ جی ایک کھچڑی بن گئی ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ اس کا سرا مطلب اس کا حل کیا ہوگا. اتنا بڑا ایک آئینی بحران کھڑا کر دیا گیا ہے جس سے بچا جا سکتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک سیاسی بالغ نظری جس کی ضرورت ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی کسی بھی طرف. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بحران ہے وہ بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے. اب اس بحث سے قطع نظر کہ جی کہتے ہیں نا عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، کون جیتے گا، اس میں وفاداریاں ہوں گی نہیں ہوں گی، یہ بحث جو ہے آنے والے دنوں میں ایک فٹ نوٹ آف ہسٹری بن جائیں گی. اصل بات یہ کہ ایک پاکستان کا ایک مجموعی بڑا بحران اور جس کی وجہ سے یہ جیت یا ہار کی بات جو ہے یہ پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم کی نہیں ہو رہی ہے. ان میں کوئی بھی فریق جیتے یا ہارے، اس وقت جو ہے پاکستان ہار رہا ہے. اور جو جن مشکلات کا، جن خدشات کا اور جتنی غیر یقینی صورتحال کا پاکستان شکار ہے، اس سے نکلنے کی ہمیں کوئی راہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس سے نکالنے کا جیسے ایک وہ ہے کہ جی خواہش ہے پی ڈی ایم کی کہ ہم اسی طرح حکومت کرتے رہیں اور اپنے جو ہے اگست تک حکومت کریں، اگر موقع ملے تو سال بھر اور بڑھا دیں. تو ایک طرف یہ خواہش ہے، دوسری طرف وہ خواہش ہے کہ جی فوراً انتخابات. تو اس کے بیچ میں کوئی حل نکلنا چاہیے، ان دو انتہاؤں کے بیچ میں. اور اس میں کیا سیاسی قیادت جو ہے خود تنہا بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں تو ناممکنات میں سے ہیں. تو کون ان کی مدد کرے گا؟ کون وہ لوگ ہوں گے، وہ قوتیں ہوں گی جو کہیں گے کہ جی اب بہت ہو گیا، اب پاکستان کو مطلب اس بحران سے نکالنا اور ہمیں ایک روڈ میپ دینا ہے تاکہ ہماری معیشت پہ توجہ ہو، ریفارم سے توجہ ہو. وہ کون کرے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. میری ناچیز رائے میں نے غالباً آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کچھ ہفتے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری اداروں کو جو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. وہ کوئی انٹرونشن کا یہ نہیں مقصد ہے کہ آ کے قبضہ کر لیں، بلکہ وہ ایک سہولت کار بنے، وہ مددگار بنے. بالکل ایسی جیسے کووڈ کے اندر انہوں نے مدد کی تھی، جیسے سیلاب میں مدد کی تھی. یہاں پر جب ووٹ پھنس گئی ہے سیاست کی اور بندگی میں آ گئی ہے تو ان کا کام ہے کہ وہ جیسے فیٹف کے معاملے میں سب کو بٹھا دیا تھا انہوں نے آپس میں ہر مشکل میں. تو وہ آئیں اور وہ کہیں کہ جی یہ روڈ میپ ہے، نہ پوری بات ہم آپ کی مان رہے ہیں نہ ان کی بات مانی جائے گی، یہ حل ہے، آپ خود اس پہ پہنچے ورنہ ہم آپ کو حل دیتے ہیں. اور اس حل کو جمہوری حل ہو، حل جو جمہوری ہو، کوئی غیر جمہوری حل کی بات نہیں کرے. آپ انتخابات کی طرف بالآخر ملک کو بڑھنا ہے، ہوگا انتخاب تو ہوگا. لیکن عامر ضیاء صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی کی ایک ملاقات ہوئی جمعے کی رات کو، رات گئے ایک ملاقات ہوئی جس کے بعد انہوں نے پھر یہ بیانات دینے شروع کر دیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. تو ایک طرح سے پیغام رسانی تو پرویز الہی صاحب کی طرف سے ہو گئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ قوتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا چاہ رہی ہیں. تو پھر یہاں سے درمیانی راستہ، ساتھ بٹھانے کا راستہ، یہ کہاں سے نکلے گا؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیلف کرٹیکل ہو کر دیکھنا پڑے گا اپنے آپ کو. ایک طرف دیکھیں عوام کی امنگیں ہیں، ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ پولرائزیشن بڑھ گئی ہے اور لوگوں میں اس حکومت کے خلاف جو ہے بڑا عدم اعتماد ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی دودھ کے دھلے میں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا صحیح کیا تھا، لیکن جس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو بدعنوانی کے بڑے بڑے الزامات ہیں. ابھی کل انصاف کورٹ کی جو پیش رفت ہوئی ہے کہ جناب توشہ خانہ کا جو کیس تھا زرداری صاحب پر اور نواز شریف صاحب پر، اس کو انہوں نے نیب کے نئے قوانین کے تحت ختم ہو گئے ہیں وہ کیسز. ایگزیکٹلی. تو اب لوگوں میں یہ تعصب بڑا بن رہا ہے کہ جی نیب کے قوانین میں جو تبدیلی کی گئی تھی وہ این آر او کے کیسز سے کی گئی تھی، NRO 2-1 جو بھی اس کو نام دے. اب بات یہ کہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے لوگوں پر. اب وہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس سولوشن. یہ بھی ہم لوگ، میں اور آپ یہ سوال ہی نہیں کر رہے غریزہ کہ عمران خان کل کو آ جاتے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جاتے ہیں، ان کے پاس ریفارمز کا روڈ میپ کیا ہے؟ یہی سوال میں پی ڈی ایم سے کرتا ہوں کہ ان کے پاس کیا روڈ میپ ہے. یہ عامر ضیاء صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. سوری میں آپ کو کٹ ان کر رہی ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اسی پہ ہمیں آگے چل کے ڈیبیٹ کرنی ہے، اس لیے آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ لیٹس ہولڈ آن ہیئر. یہ جو پوائنٹ ہے اس پہ ویل ڈسکس فردر ان دا نیکسٹ پارٹ آف دا پروگرام. امتیاز گل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بیسک کوشچن، اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب اسمبلی کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ اور اگر پی ٹی آئی کے پاس نمبرز پورے نکل آتے ہیں تو پھر پرویز الہی تو مجبور ہو جائیں گے اسمبلی توڑنے کے حوالے سے، جو کہ اس وقت تک ان کے آثار تو نظر نہیں آ رہے، ان کی خواہش تو نظر نہیں آ رہی، وہ ڈکلیئر بھی کر چکے ہیں اپنی اس خواہش کو. آپ کو پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو بہت ہی اگر مگر کسی کیفیت ہے. کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ پرویز الہی صاحب کے ذہن میں کیا بات ہے، عمران خان صاحب اور ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے، یا مونس الہی عمران خان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی، یا جو سہولت کار ہیں ان کے اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان کیا بات ہوئی، تو کسی کو نہیں معلوم. لیکن جو بات یقیناً ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اس سیاسی سرکس نے
वाक़तन एक तमाशा बना दिया है। अगर एक पार्टी गलत थी तो दूसरी पार्टी उससे बढ़ के गलती कर रही है। यानी जो सहूलतकार थे, जिन्होंने इन लोगों को हुकूमत में आने का मौका फराहम किया, वो अभी तक देख रहे हैं, अभी तक उनकी जो लेगेसी थी, जो उससे छुटकारा भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और जाहिर है इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शायद कसम भी उठाई होगी कि हमने पीटीआई को वापस इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो ये उन चंद अशखास की, चंद लोगों की जिद है जिसने यरगमाल बना दिया है न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे पाकिस्तान को। मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान अमलन पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और उनकी इत्तेहादी जमातों और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए बना है। जो 22 करोड़ अवाम है उनकी खिदमत के लिए है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में क्या हुआ। आज शुक्र है कुछ 450 पॉइंट की बेहतरी हुई है, लेकिन जो रुपए का हाल हो गया है, जो मईशत का बैसियत मजमूई हशर हुआ है, और सबसे बढ़ के कि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम पे गैर मुल्की एतमाद तकरीबन उठ के रह गया है। और पाकिस्तान की आप हैसियत देख लें कि हमारा वज़ीर ख़ारजा तकरीबन 9-10 दिन हो गए हैं उसको वाशिंगटन में बैठा है, और उसको 20 तारीख को 2 दिन पहले जो मैक्सिमम तमाम तर कोशिशें करने के बावजूद महज एक फ़ोन कॉल आई एंथोनी ब्लिंकन की तरफ से, यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। आज नामालूम किस तरह 20 घंटे पहले फिर डिप्टी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन के साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो बड़े शर्म की बात है कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, 7वीं बड़ी फ़ौज या 6ठी बड़ी फ़ौज, उसका वज़ीर ख़ारजा की अब ये, या उस मुल्क की ये हैसियत रह गई है कि अब हम सिर्फ अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी नायब वज़ीर ख़ारजा के लेवल पे आ गए हैं। और ये तमाम जो है सिर्फ एक पार्टी का किया कराया नहीं है, जो 2-3 बड़ी पार्टियां हैं सबके माशाल्लाह ये मजमूई कारकर्दगी है। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, इस पॉइंट पे दोबारा भी डिबेट करेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने आज भी ये सवाल उठाया है, खासतौर पे विज़ अफगानिस्तान। लेकिन टेकिंग द डिबेट बैक टू पंजाब असेंबली वाली सूरत हाल, एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट अहमद अवैस साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है आवाज़। सर, पंजाब की इस वक्त सूरत हाल क्या है? 23 दिसंबर को इमरान खान ने ऐलान कर रखा था असेंबली डिसॉल्व करने का। अब कल 23 दिसंबर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहीं पे खड़ा हुआ है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी वहीं पर मौजूद है। सर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कॉन्फिडेंस के वोट की तरफ जाएंगे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाएंगे? पंजाब का मुस्तकबिल सर बनने क्या चाह रहा है सर? देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात जो है ना, वो तो स्पीकर ने अपनी एक रूलिंग दे दी थी कि जिस तरीके से, जिस गैर आईनी तरीके से गवर्नर की तरफ से ये हुक्मनामा भेजा गया था, उसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं थी, और वो उन्होंने उसकी रूलिंग कर दी और उसको टर्न डाउन कर दिया था। और उसमें बड़ी, आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो कहा गया था कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हैं वो दिखाएं, साबित करें अपना। लेकिन जो वहां से ऑर्डर आया था वो एड्रेस ही नहीं किया गया चीफ मिनिस्टर पंजाब को, वो सिर्फ स्पीकर को एड्रेस किया गया था। तो स्पीकर ने उसका जवाब लिखकर भेज दिया, अपनी रूलिंग भेज दी वहां पर। तो वो मसला तो उसके बाद खत्म हुआ। उसके बाद वो खुद ही बैठ गए, गवर्नर साहब जो हैं वो खुद ही एडजुडिकेटर बन के, एक एपलेट अथॉरिटी बन के बैठ गए, और उसको उन्होंने टर्न डाउन कर दिया उनकी रूलिंग को, जो कि कोई किसी भी एतबार से उनमें ये हक हासिल नहीं है उनको, कानून भी नहीं देता, आइन भी इजाजत नहीं देता उनको। तो ये तो वो एस्पेक्ट था। अब दूसरा, नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक है, वो तहरीक में उन्होंने नोटिस कर दिया है, वो कल उसमें बाकायदा तौर के ऊपर वो उसकी स्क्रूटनी होगी पहले, कि वो जो 20% जो मेंबर्स ने साइन किए होंगे इस रिक्विजिशन के ऊपर, उनकी तस्दीक की जाएगी। तमाम मेंबर्स को अलग अलग कंफर्म किया जाएगा कि ये उन्होंने साइन किए हैं या नहीं किए हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो आगे चलेगा, और फिर 3 to 7 डेज के अंदर इसको पुट अप किया जाएगा, टेबल होगा, और इसके राय शुमारी इसके ऊपर आएगी। और यहाँ पे सूरत हाल ये होगी कि अगर ये रिक्विजिशन जो नो कॉन्फिडेंस की है, ये अगर कामयाब हो जाती है, तो इनको उसी सूरत में कामयाब होगी कि 186 मेंबर्स जो हैं वो पीडीएम को वहां पे दिखाने पड़ेंगे कि 186 मेंबर
یعنی ٹوٹل ممبرشپ کی میجورٹی ان کے پاس ہے, جی تب یہ کامیاب ہوگی. اور اگر یہ 186 ممبر نہیں دکھاتے ہیں تو یہ ناکام ہو جائے گی. تو یہ ہے اس کی صورتحال. لہذا اس کی وجہ سے دن آگے تو ضرور چلے گئے, لیکن کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ایک ایشو ہے, اس میں نہ تو عمران خان کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں, نہ چیف منسٹر پنجاب کر سکتے ہیں, اور نہ ہی کوئی ادارہ اور کر سکتا ہے. یہ قانون کی اور آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے جب ایسی تحریک آ جائے تو. یعنی کہ احمد اویس صاحب what we are looking at is the last week of December, کہ لاسٹ ویک آف ڈسمبر میں پنجاب اسمبلی کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا ان کیس آف ووٹ آف نو کانفیڈنس, اور اس کے بعد پھر ڈیزالو کرنے کا معاملہ آئے گا. جی اس کے بعد بالکل ڈیزالو کرنے کا اس کا جو ہے مسئلہ تو آئے گا, کیونکہ یہ تو ان کے درمیان کولیشن پارٹنر جو ہیں یہ فیصلہ کر چکے ہیں, اور سمری جو ہے وہ آلریڈی پاس آن ہو چکی ہے ان کی ڈیزولوشن آف پنجاب اسمبلی کی. تو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل. اور یہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اس وقت تحریک انصاف, عمران خان اور چودھری پرویز الہی, اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اس ایشو کے اوپر. اور ان دا مین ٹائم گورنر اگر ڈی نوٹیفائی کروا دیتے ہیں چیف منسٹر کو, دین واٹ؟ سوری, ان دا مین ٹائم گورنر اگر ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں چیف منسٹر کو, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے نا, وہ سوال یہ ہے کہ جو بات سامنے آئی ہے وہ تو کسی صورت بھی یہ ایکوزیشن جو انہوں نے اپنا حکم نامہ بھیجا تھا وہ کسی بھی اعتبار سے قانونی اور آئینی حیثیت نہیں رکھتا, اور یہ رولنگ آ چکی اس کے اوپر. لہذا اس بنیاد کے اوپر تو اگر نوٹیفیکیشن ڈی نوٹیفائی کریں گے چیف منسٹر کو تو یہ بالکل ایک غیر آئینی اقدام ہوگا, اور اس کی کوئی اس میں وہ سسٹین نہیں کر سکے گا, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سب کچھ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے, تو اگر چیف منسٹر پنجاب کو وہ ڈی نوٹیفائی کریں گے تو اپوزیشن کے پاس تو یہاں پر پنجاب میں سیٹیں ہی مکمل نہیں ہیں, وہ ان کے پاس 186 کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکیں. تو اس صورت میں یہ اسمبلی پھر بھی ڈیزالو کرنی پڑے گی. تو کیا فرق پڑا, یہ بھی ڈیزالو کرنا چاہتے تھے, وہ بھی پھر بھی ڈیزالو ہو جائے گی. تو انڈائریکٹ طریقے سے جو عمران خان چاہتے تھے وہ گورنر صاحب جو ہے اس کو پورا کر کے دکھا دیں گے. اچھا, کیونکہ پی ڈی ایم تو بڑی پر یقین ہے احمد اویس صاحب کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں اور وہ اپنے نمبرز پورے کر کے دکھا دیں گے. اس کے لیے بنیاد وہ یہ بناتے ہیں کہ پرویز الہی کا اپنا بیان بھی آن ریکارڈ ہے کہ 99% ممبرز آف دی اسمبلی وہ نہیں چاہتے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو. تو یہ پی ڈی ایم اس کو ایک کوشن کے طور پہ اپنا رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, یہ تو ایک پرزمپشن کے اوپر ایک پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک عمارت تعمیر کر رہے ہیں بالکل ایک مفروضے کے اوپر. جب ایسا ووٹنگ کی بات آئے گی تو وہ دے ول فالو دی ڈسپلن, اور پارٹی ڈسپلن کے مطابق وہ وہاں پہ سارے حاضر بھی ہوں گے اور اپنی لائلٹی جو ہے وہ بھی پارٹی کے ساتھ شو کریں گے. کوشچن یہ رائز نہیں ہوتا, اپنی اسٹرینتھ دکھائیں گے. ان کے پاس ہے کیا, ان کے پاس تو 180 بھی نہیں ہے اس وقت, 186 چاہیے. جی بالکل جی ہاں, نمبر کے اپیرنٹلی ان کے چاہیے ان کو 186 اپیرنٹلی ان کے حق میں نہیں ہے, لیکن وہ کہتے جی کہنے میں کیا حرج ہے, کہہ دو. اور یہ بھی کہہ دیتے کہ سارے ان کے پاس ہے, اور جو ہے وہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ بالکل اکیلا ہے, اس کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک, عمران خان کو سب چھوڑ گئے ہیں, کہہ دینے میں کیا حرج ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب جوائن کر چکے ہیں. رضا صاحب, آئی ہیو ٹو گو ٹو دا بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال آپ کے سامنے پٹ اپ ضرور کرنا چاہتی ہوں, آپ کو ذرا سے جواب لینا چاہتی ہوں کہ وٹ ڈو یو سی, پنجاب اسمبلی کا مستقبل آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ کیا یہ 2+2=4 بہت آسان کام ہونے جا رہا ہے؟ اگلے ہفتے ہم تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ دیکھ لیں گے, اس کے نتیجے میں either way اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. رضا رومی صاحب. جی شکریہ غریدہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کا جو بگ پکچر دیکھی جائے تو یہ تو رسا کشی جو ہے اس وقت سیاسی وہ پنجاب میں اب یہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے, اور اصل جو گول ہے یا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے اس اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانا ہے, اور وہ اسی کے لیے یہ سب تمام جتن کیے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ آگے جائے, یہ کمپلیکیشنز بڑھیں, لیگل کمپلیکیشنز بڑھیں. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں اسمبلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق تحلیل ہو جائے گی, یا
नहीं होगी। असल इशू ये है, और उसको जाहिर बात है चौधरी परवेज इलाही साहब बेचारे मुश्किल में पड़ गए हैं क्योंकि नजला सारा उन पे गिर गया है और उनको डी नोटिफाई करने की तैयारियां पे थी, कल वो रुक गया मामला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज इलाही साहब कहीं जाएंगे, और मैं ये नहीं देखता कि पंजाब असेंबली भी तहलील होगी। ये असेंबली इस तरह ही करेगी क्योंकि ये मामला अभी तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान है। इसके बाद अगर यहाँ पे कुछ होता भी है इकदाम तो वो अदालतों में जाएगा, और जितने ताखिरी हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, हाई कोर्ट लाहौर और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये चलता रहेगा मामला। असल टारगेट ये है रजा जिस तरह अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग होनी है जो कि अगले वीक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगी, वहां पर मुतवक्का है, तो ये तो सरासर कानूनी और आईनी प्रोसेस है, इसमें अपोजिशन कैसे जा सकती है कोर्ट्स में? और अगर तहरीक अदम एतमाद में वोट पूरे निकल आते हैं परवेज इलाही के, तो फिर तो अल्टीमेटली उनको कुर्बानी का बकरा बनना पड़ेगा, उनको अपनी असेंबली तोड़नी पड़ेगी। जी देखिए, आपने सही कहा, लेकिन बदकिस्मती से आपने ये देखा है कि ये पहले भी मामला जो हुआ, जिस तरह से पंजाब में इतनी तब्दीलियां हुई और जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही साहब भी वज़ीर आला बने और वो भी अदालतों के कई मुख्तलिफ फैसले और जिनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, उन्हीं के बाद वो वज़ीर आला बन पाए। अभी भी जाहिर बात है कि आज ये इतलात आ रही हैं कि कुछ पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो मुनहरिफ हो चुके हैं, उनका जिक्र हुआ है, कुछ काफ लीग के मेंबरान के मुनहरिफ होने का जिक्र हुआ है। तो ये गेम्स भी जारी है, जो बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं किसी तरह, मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त इन चीजों की तायद नहीं कर सकता कि ये बार बार बंदों को तोड़ना, ये पुरानी गेम्स हो चुकी हैं, घिसी पिटी फरसूदा टैक्टिक्स है कि इसको यहाँ से तोड़ लो, 6 यहाँ से निकाल लो, 10 वहां से निकाल लो। ये इस वक्त दोनों साइड्स यही कर रही हैं, और ये असल बात जो है, असल मसला जब दिसंबर में आएगा तो तब एंड ऑफ दिसंबर आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा गरीदा। अभी तो सिर्फ ये है कि जो खान साहब ने कहा था कि इस हफ्ते के एंड में वो टूटनी थी असेंबलियां, वो वाला काम ना हो, तो ये सारा मामला एक जो टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है। अब देखिए कि उसके आगे जो है हिकमत अमली भी बदलती रहेगी। अभी तो बड़ा ड्रामा शुरू हुआ है, ये ड्रामा तो आगे चलता रहेगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कह रहे हैं रजा नबी साहब के पंजाब में अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी ड्रामा मजीद आगे चलना है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक। ये ड्रामा, ये पार्टी, ये सियासी ड्रामा, ये सियासी पार्टी, ये तो चलती रहेगी, लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो सफ़र कर रहे हैं, जो विक्टिम हो रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम है, पंजाब के अवाम है। मईशत सफ़र कर रही है, सियासी इस्तेहकाम सफ़र कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कौन सोचेगा? क्या ये सब कुछ तमाशा, ये ड्रामा, ये पार्टी ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते? इस पे सवालात जनरेट करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर ज़ैद साहब, अब वो सवाल जहां पर मैंने आपको रोका था कि आप बात कर रहे थे कि रिफॉर्म का प्लान किसी के पास नहीं है, रिफॉर्म्स का एजेंडा किसी के पास पे नहीं है, तो ये सूरत हाल कब तक चलती रहेगी ऐसे ही? जी दुरुस्त फरमा रही है। देखिए, हमारी यहाँ जो डिबेट है इस वक्त ये हो रही है कि जी किसने आज का दिन जीता और किसने जो है दूसरे के अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया। अब यहाँ पर बात हो रही कि जी ठीक है कि इमरान खान जुम्मे को डिसॉल्व करना चाह रहे थे, नहीं हो रही, 4 दिन के बाद हो जाएगी, या अगर चले नहीं भी हुई, फर्ज कर लेते हैं, उसका क्या मतलब? उसका मतलब क्या ये ले कि हुकूमत जीत रही है, हुकूमत अपने मकासद में क्या कामयाब हो रही है? कि हुकूमत का मकसद ये है कि करप्शन के केसेस उन्होंने खत्म करा लिए, हम तालियां बजा लेते हैं उसके ऊपर, हम ये कर लेते हैं कि क्या? लेकिन जो बड़ा सवाल होता है, क्या मुस्तहकम हुकूमत दे पा रहे हैं, वो कोई पॉलिसी दे पा रहे हैं क्या? वो जो है मईशत में रिफॉर्म्स ला पा रहे हैं? अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो मतलब वो नाकाम है अपने एक मजबूरी उसके अंदर। अच्छा, उसी तरह जो फिर बड़ा सवाल आता है कि जो हम लोग डिबेट नहीं कर रहे और बात नहीं हो रही है कि जब तक इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, आपके माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और क्योंकि माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपका दिफा भी जो है कमजोर रहेगा। मैं कहता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ गया हमारे यहाँ। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये हमारी डायरेक्टली लिंक टू नेशनल सिक्योरिटी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के जो पैराडाइम है उसमें डिफेंस भी आता है, खारजा ताल्लुकात भी आते हैं, मईशत भी आती है। तो जब तक आप इस पहली चीज को ठीक नहीं करेंगे, बाकी 3 चीजों को ठीक नहीं कर सकते। तो आपके लिए अज़बत जरूरी है। अब जिस जरूरत है, फर्ज करें कि IMF ने कहा है कि जी आपको इन शराइत पे अमल करना है, IMF का प्रोग्राम ना भी हो तब भी आपको रिफॉर्म करने की जरूरत है। वो रिफॉर्म यही कि आप टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रहे हो, आप एनर्जी सेक्टर्स की रिफॉर्म करें, आप जनाब अपनी बरामदात में इजाफा करें, आप रुपए को स्टेबलाइज करें। तमाम काम करने के लिए बड़े सख्त फैसले करने पड़ेंगे, और एक ऐसी हुकूमत जिसके लेजिटिमेसी पे लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं वो ये काम गालिबन नहीं कर पाएगी।
اور جس کی نظر میں یہ بھی ہوگا کہ جی ہمیں 6 مہینے بعد یا سال بھر بعد الیکشن میں جانا ہے، تو ضرورت اس بات کی کوئی حکومت ایسی آئے جس کے پاس 5 برس کا مینڈیٹ ہو اور وہ پھر لوگوں کو کلیئر کٹ بتائے کہ جی ہماری یہ حالت ہے، اگر ہم نے آج یہ کام نہیں کیا تو ہم پھر مطلب ہم اس سے زیادہ مشکل صورتحال میں ہوں گے. تو ہمارے لیے ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ عمل جو ہے وہ شروع ہو سکے. ہم جتنا دیر کریں گے اتنی زیادہ پاکستان جو ہے وہ تکلیف میں رہے گا. تو یہ کام جو ہمیں کل میں شروع کرنا چاہیے تھا، ہم اس کو مزید ڈیلے نہیں کر سکتے. میرے خیال میں یہاں پر ہماری ڈبیٹ کا موضوع ہے وہ یہی ہونا چاہیے. اور پھر میں دہراؤں گا کہ اداروں کو کلیدی کردار ان کا بنتا ہے اور ان کو عوامی امنگوں کے مطابق اور یہ دیکھتے ہوئے کہ کس میں اسٹیٹ کا، پاکستان کا جو ایک کہتے ہیں طویل مدتی جس میں فائدہ ہے اس چیز پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ جی ہمیں فلاں کو فکس کرنا ہے اور فلاں کو فائدہ پہنچانا ہے. جی رائٹ. امتیاز گل صاحب کی طرف جانے سے پہلے احسن بون صاحب پریزیڈنٹ ہیں، سابق پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، جوائن کر چکے ہیں. احسن بون صاحب السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا، یہ پنجاب کی سچویشن جو اس وقت جو بالکل ایک سیاسی کھچڑی بنی ہوئی ہے جس میں ظاہر ہے بہت بڑا ایلیمنٹ آئینی معاملات کا ہے، قانونی معاملات کا ہے، سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ کیا گورنر ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں چیف منسٹر کو گیون کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا، یا اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف ہی جانا پڑے گا؟ میں عرض کروں بڑی تکلیف دہ بات ہے اور بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں. جیسے یہ عامر صاحب بات کر رہے تھے کہ سیاسی استحکام، مجھے تو سیاسی استحکام جو ہے نا، میں جب تاریخ کو دیکھتا ہوں اپنے پاکستان کی کو، تو 2 حکومتیں آئی. ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تھی جن کو 2/3 میجارٹی تھی، یا اس کے بعد 97 میں آئی اپنا ضیاء الحق نواز شریف صاحب کی حکومت. لیکن دونوں حکومتیں کو الٹیمیٹلی 97 والی جو حکومت ہے آپ نے دیکھا 2 سال بعد وہ بھی چلی گئی. تو سیاسی عدم استحکام تو مجھے نہیں نظر آتا اس سارے جو صورتحال ہے اس سے دور ہوتا ہوگا. یہ پھر بھی اسی طرح آج الیکشن کرا دے یا 6 مہینے بعد کرا دے یا 8 مہینے بعد، اس کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جس لیول پہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز، وہ پی ڈی ایم ہو، وہ میاں عمران خان صاحب ہوں یا باقی جماعتیں ہوں، جماعت اسلامی ہو، کوئی آپ پیپلز پارٹی ہو، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندہ موجودہ صورتحال میں ملک کو اس دلدل سے نکال سکتا ہے. اور آگے پنجاب والی جو آپ نے بات کی، پنجاب میں جتنا عدم استحکام ہے اور جتنا آئینی بحران ہو گیا ہے، یہ مزید ورسن ہونے مجھے نظر آتا ہے. اس کا کوئی سلوشن مجھے نظر نہیں آ رہا، چونکہ ہر کوئی اس وقت عام آدمی کے مسئلے کو تو بالکل کیٹر ہی نہیں کر رہا، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ادھر ہیں یا ادھر ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں ہوں تو میں ٹھیک ہے باقی سب خراب ہیں، میں ہوں تو ٹھیک ہے باقی سب خراب ہے. اور موجودہ صورتحال میں بھی جو پنجاب کی صورتحال ہے، جیسے گورنر صاحب نے کل لیٹر لکھا ان کو اسپیکر صاحب کو، اسپیکر صاحب نے جواب دے دیا، اس کے بعد اسپیکر صاحب کی رولنگ کے حوالے سے گورنر صاحب نے پھر نیا لیٹر لکھ دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس لیٹر کے بعد الٹیمیٹلی جو دیکھیں آئین میں تو کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، بٹ ہمارا جو رولز آف پروسیجر ہیں ان میں رول 22 جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی جاتی ہے تو اگر وہ نہیں لیتے ود ان اسپیسیفائڈ پیریڈ تو دیٹ ول بی ڈیمڈ دیٹ ہی ہیز فیلڈ ٹو ٹیک دی ووٹ آف نو کانفیڈنس. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لیا جاتا تو پھر آرٹیکل 137 کے نیچے جو پروسیجر ہے الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ 133 میں وہ نئے وزیر اعلیٰ کا کہہ دیں گے. وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ وہی پرویز بھی ہوں گے ٹل دا ٹائم کے نیو انکمبینٹ دیر. اب دیکھنے والی بات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ دوبارہ بطور ڈی نوٹیفکیشن ہونے کے بعد بھی پرفارم کرتے ہیں. احسن بون صاحب نون لیگ کہہ رہی ہے، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ٹیکنیکلی اور آئینی طور پہ پرویز الہی اس وقت چیف منسٹر نہیں ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ انہوں نے انکار تو نہیں کیا اعتماد کا ووٹ لینے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک ان کو نہیں کہنا چاہیے چوہدری پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جب تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوتے. دیکھیں نا، ایک غلط ہے یا صحیح ہے،
जब देयर इज नो डी नोटिफिकेशन अबाउट चौधरी परवेज इलाही, तो देन हु इज द चीफ मिनिस्टर? डेफिनेटली चौधरी परवेज इलाही इज द चीफ मिनिस्टर, ही इज परफॉर्मिंग एज ए चीफ मिनिस्टर। हाँ, वो आर्टिकल, वो रूल्स ऑफ जो प्रोसीजर है उसके रूल 22 के अंडर 7 के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए अंडर आर्टिकल 137 अपनी पावर की इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद डी नोटिफाई कर देते हैं, तो then they can। लेकिन एहसन बॉन साहब, क्या इस वक्त गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर सकते हैं? क्योंकि आज जो नून लीग का इजलास हुआ गवर्नर हाउस में, वहां पर भी ये सारी लीगैलिटीज डिस्कस हुई, तो वहां पर भी यही मशवरा दिया गया कि जी ये काम जो है ये खराब हो जाएगा और अगर अदालतों में जाएगा तो वहां पे नून लीग को बड़ी जो है ना सुबकी होगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी वहां पे। देखें, बात ये है कि ये तो फिर अल्टीमेटली डेफिनेटली कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। इसमें कोई भी आदमी जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट तो डिसाइड नहीं कर सकता। और कोर्ट जो है इस हवाले से क्या देखती है कि ये जो सारा प्रोसीजर है, मेरा ख्याल है अगर ये बिल्कुल PMLN वालों को ये होता कि जिस तरह बात ये हो रही थी कि इतनी उजलत में किया जा रहा है, साइन भी नहीं किया गया, शायद मेरा ख्याल है एज ए अबंडेंट काशन गवर्नर साहब ने एक दिन और दे दिया। मुझे जो नजर आ रहा है प्राइम अफसर कि इनको एक दिन में, कल को कोर्ट में केस जाए तो ये ना हो कि जी आपने इनको टाइम नहीं दिया, तो टाइम नहीं दिया तो दोबारा ऐसा हो जाएगा कि वो नहीं ले सकेंगे। अब अगर 24 घंटे अभी भी गुजर जाते हैं दूसरी दफा भी, तो फिर देयर मे बी ए जस्टिफिकेशन फॉर द गवर्नमेंट, राइट और रॉन्ग। ठीक, समझ रहे हैं? ठीक, वो अपना जब अदालतों में जाना होता है तो आपको पता है हर पार्टी अपना केस मजबूत करती है, तो मेरा ख्याल है वो अपना केस मजबूत कर रहे हैं। ठीक है। इम्तियाज गुल साहब, कमिंग टू यू, आपको इस सियासी दलदल में से कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर आ रहा है? वो रास्ता क्या हो सकता है? और जिस तरह आमिर ज़िया साहब एम्फसाइज कर रहे हैं कि फिर इदारों को यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, कि आप देखते हैं कि इस माहौल में इदारे या एस्टैब्लिशमेंट अपना किरदार कोई अदा कर सकती है? देखिए, जब तक ये एहसन भोन साहब जैसे लोग हैं और बहुत सारे, जब वो अगर वही बातें दोहराएंगे जो बलीगुर रहमान साहब ने किया, जो उनके जो मास्टर्स या उनके जो रहनुमा हैं इस्लामाबाद में बैठे हैं वो कर रहे हैं, तो फिर इनमें और वकला बरादरी में और इनमें फ़र्क क्या रह गया? मसला दरअसल ये भी है, जैसे आप कह रहे थे कि राइटली और रॉन्गली चीफ मिनिस्टर हैं परवेज इलाही अभी तक। भाई राइटली रॉन्गली का क्या मतलब है? वो चीफ मिनिस्टर हैं, इजलास चल रहा है, इजलास के अंदर इजलास गवर्नर नहीं बुला सकते हैं, और ख़ुद ही वो मान भी रहे हैं, शायद इससे पहले किसी और ने बात की थी कि उनके अपने पास मुश्किल से 177 अरकान है। भाई जब आपके पास अगर 177 अरकान है तो फिर आप साबित करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? मतलब ज़रूरी है कि आपने इस दलदल में मजीद कीचड़, मजीद गंद उसमें से उछालना है? तो जब तक ये सिर्फ सहूलतकारों का तो काम नहीं है, ये तो एक सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा जब तक नहीं करेंगे हमारे सियासी रहनुमा भी, कि भाई अगर आपके पास नंबर नहीं है तो फिर ये सारा ड्रामा, ये सारा तमाशा किस लिए हो रहा है? क्यों असेंबली को तहलील करने से आप रोकना चाहते हैं, जब आपको मालूम है और आपको 200% मालूम है कि आप ये तहलील असेंबली की रोक भी दें, फिर भी आप पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे। आज पाकिस्तान के साथ कोई भी गैर मुल्की हुकूमत या डोनर जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक उस अंदाज से बात नहीं करना चाहता जिस अंदाज से बात करनी चाहिए एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट के साथ। तो इनको इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। जो मर्जी कर लें, क्या करेंगे? ये तहलील नहीं होगी, 6 महीने और चला लेंगे, 9 महीने और चला लेंगे। इस दौरान जो पाकिस्तान की मईशत के साथ मजीद, जिसको हिंदी में कहते हैं बलात्कार होगा, मैं उसको उर्दू में नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन्होंने अपनी अना की वजह से इस मुल्क को और इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे को यरगमाल बना लिया है, और जो सहूलतकार थे वो बड़े मज़े से देख रहे हैं। इनको एहसास करना चाहिए कि अगर मुल्क रहेगा तो तभी सहूलतकारों का भी सर्वाइवल है। इस वक्त मुल्क का सर्वाइवल, मुल्क की बका जो है वो दाव पे लगी हुई है, और किसी एक को अना के हिसार में से निकल के मुल्क की खातिर
बैक टू नॉर्मल आना पड़ेगा। ये जो स्टेट्स में ये ब्रिंकमैनशिप इसको कहते हैं, वन अपमैनशिप कहते हैं कि आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में हर चीज को तय बाला कर दिया है। और राना सनाउल्लाह बिल्कुल मौला जट की तरह बढ़ के मार रहे हैं। मतलब इनसे कोई सोचे पूछे कि क्या इनके ओहदों को ये जेब देता है। अगर इमरान खान गलत है तो ये उसकी गलती को मजीद दोचंद कर रहे हैं अपनी गलतियों के साथ, जो कि किसी भी तरीके से मुल्क के मफाद में नहीं है। ठीक है, अहमद अवैस साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज इलाही आईनी और टेक्निकली तौर पे वज़ीर आला नहीं रहे पंजाब के। इसको किस तरह सर आप जवाब देंगे? क्या आईनी तौर पे टेक्निकली एतबार से इस वक्त कानूनी आईनी एतबार से परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हैं, और इसी पॉइंट को सामने रखते हुए क्या इन द मीन टाइम गवर्नर चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर सकते हैं? आपको नजर क्या आ रहा है? आपकी इस पे लीगल एंड पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है? और अगर जिस तरह से आपने फरमाया कि जी तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी, जो गिवन टाइम पीरियड है 7 डेज का, यानी कि बाय द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, क्या उसके बाद इस्तेहकाम आ जाएगा? उसके बाद हम इस्तेहकाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अहमद अवैस साहब, देखिए, पहली तो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट मुकम्मल कर लेना। वो उन्होंने कहा है कि अब चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज इलाही साहब जो हैं वो डी नोटिफाई हो जाएंगे क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, और जो चीफ मिनिस्टर हाउस है इसको तालाबंदी कर दी जाएगी। ये उनकी मुकम्मल स्टेटमेंट थी। वैसे अब मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन ये है, बड़ा वाज़ेह और सिंपल क्वेश्चन है कि जो ऑर्डर आया है गवर्नर की तरफ से उसको आप पढ़ के देख लीजिए। वो तो एक डॉक्यूमेंट है ना, इट इज ओपन टू ऑल, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। वो एड्रेस किया हुआ है स्पीकर को, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं ये चीफ मिनिस्टर का। ये मैटर जो है इसी प्रोपोजिशन को टेकअप किया हुआ है 97 लाहौर की लार्जर बेंच की जजमेंट के अंदर, और उन्होंने दो चीजें होल्ड की। एक, उन्होंने कहा कि ये गलत है, इसको चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करना चाहिए था, और नंबर 2 ये कि उनको कम से कम 10 दिन का टाइम देना चाहिए था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। ये रिपोर्टेड जजमेंट है और अभी तक वो ऑफसेट नहीं हुई है ये जजमेंट। तो अब बात यह है कि इस सूरत में चीफ मिनिस्टर के ने तो ना तो वो उनके नाम आया, ना वो उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होने की वजह से उसको स्पीकर ने बाकायदा अपनी एक रूलिंग दे दी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन जो है ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर के ऊपर ये बिलीव करता है, और इस एतबार से ये पार्लियामेंट और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 अलग अलग पिलर हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं एक दूसरे से। और पार्लियामेंट अपने तमाम अफेयर्स की खुद जो है वो जिम्मेदार है। असम्बलियां जो हैं वहां पे जो मामलात होते हैं, प्रोसीडिंग ऑफ द असम्बलीज जो हैं वो कंडक्ट करने के रूल ऑफ बिजनेस वगैरह, ये वहां अंदर के जो तमाम मामलात उसका जज जो है खुद असम्बली है, खुद पार्लियामेंट है। ये आइन के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया है, आर्टिकल 69 को आप सामने रख लें। तो इस वजह से ये इकदाम क्योंकि गैर आइनी था, इलेक्शन हुआ कोई नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रोसेस भी कोई ना हुआ उस वजह से, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, और उनको हटाना जो होगा वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। ठीक है सर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, डिबेट के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रज़ा रूमी साहब, सवाल आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। सबसे बड़ा पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशन, इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत की। स्टॉक मार्केट, इम्तियाज़ गुल साहब ने बता दिया, डॉलर 250 पर भी नहीं मिल रहा। डिफ़ॉल्ट करने का खदशा अभी तक पाकिस्तान के सर पे तलवार की तरह मंडला रहा है। अंदर नेशनल सिक्योरिटी की सूरत हाल आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर मुसलसल हीटअप हुआ हुआ है, इन बड़े बड़े चैलेंजेस, सैलाब सदगान, उनकी बहाली अभी तक नहीं हो सकी। इन सब बड़े बड़े चैलेंजेस को, अवाम के मसाइल को छोड़ के सियासी जमातों की आपस की लड़ाई के जी पंजाब के ऊपर हुक्मरान कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा, इलेक्शंस कब होने हैं, किसकी मर्जी पे होने हैं, इसमें से कोई किसी की समझदारी का रास्ता कब निकल सकता है, कैसे निकल सकता है? देखिए, आपने बड़ी अहम बात की है गरीदा। ये समझदारी का रास्ता जो है इसी की तो तलाश में हम
सब बैठे हैं कि असूल तो ये है कि जो पार्लियामेंट है जो एक फोरम है, पाकिस्तान का सुप्रीम फोरम है आइन के मुताबिक, और सियासत वहां पर होनी चाहिए, वहां पे ये फैसले होने चाहिए, वहां पे इनका बाहमी डायलॉग और कम्युनिकेशन के जरिए जो भी इस वक्त मसाइल हैं उनका हल निकलना चाहिए। देखिए ना, खान साहब कहते हैं जल्दी इलेक्शन करा दे, तो थोड़ी लचक गवर्नमेंट को भी दिखानी चाहिए। रूलिंग अलायंस जो है वो क्यों इस बात पे बज़िद है कि अक्टूबर 2023 को इलेक्शन होंगे, अगर 2-4 महीने पहले, 2 महीने रज़ा पहले साहब वो कहते हैं कि क्या किसी एक शख्स की ख्वाहिश पे पूरे निजाम को जरगमाल कैसे बना लिया जाए, क्या ये लॉजिक आपको जी। समझ आता है? जी, मुझे ये लॉजिक बिल्कुल, मैं ये सुना है बिल्कुल, और पहले मैं भी ये था, लेकिन देखिए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान साहब ने अपनी जारहाना कम्युनिकेशन जो उन्होंने की है अपने वोटर्स के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, उन्होंने बहुत से लोगों को अपना हम ख्याल बनाया है। कहीं ज्यादा मौजूदा हुकूमत ने जो जहां पे पॉलिटिकल ग्राउंड लूज किया है महंगाई की वजह से, और जो उनके ऊपर जो उन्होंने अपने बयानिए में रिवर्सल किया है वोट को इज्जत दो का, खान साहब ने उसको अब अपना लिया है, और वो उनकी मकबूलियत जो है वो अब एक मुसलमा हकीकत है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, 6 महीने बाद, साल में बाद, 2 साल बाद वो पावर में आ जाएंगे, उनका भी यही हाल होगा जो मईशत का हाल है। लेकिन डायलॉग जरूरी है, और एक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आपस में खान साहब की और इन सियासी कुव्वतों की। मैं खान साहब से भी यही कहूंगा, मैं हर जगह यही बात कहता हूँ कि खान साहब को भी अभी चाहिए कि अब नए रास्ते पे निकले हैं। अब वो सिविलियन हुक्मरानी की बात करते हैं, वो कहते हैं मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मुझे तो फैसले कोई और इस्टेब्लिशमेंट करी थी, मैं तो कहती रहा। तो फिर अब वो बात करें, अब वो पार्लियामेंट को मजबूत करें, सियासी कुव्वतों को मजबूत करें, सियासी जमहूरी प्रोसेसेस को मजबूत करें। वो अभी तक जो है वो वही देखते हैं रावलपिंडी की तरफ, उन्हीं से कहते हैं इंतखाबात करा दो। पहले उन्होंने कहा, जो नए चीफ को उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते इलेक्शन करा दो, मसला हल हो जाएगा। पिछले वाले चीफ को कहते रहे कि तुम न्यूट्रल क्यों हो गए भाई, और अमर बिल मारूफ का साथ दो, हक की जंग में मेरा साथ दो। तो खान साहब की भी खुद एक फिक्री कंफ्यूजन जो है वो अभी बरकरार है, क्योंकि वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी ट्रांजिशन हो रही है। एक पोस्टर बॉय, एस्टेब्लिशमेंट के पोस्टर बॉय से एक हकीकी सियासतदान जिसकी ग्रास रूट्स में जड़े हैं। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है ये हम उसको देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ये तनाव जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको अवॉइड करना इसलिए जरूरी है, जो आपने मईशत का जिक्र किया। क्योंकि देखिए हम अभी फिर से डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचे हुए थे। 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की हमारे पास इंपोर्ट्स के पैसे रह गए। अभी पैसे कोई आएंगे, वो सऊदी अरेबिया देगा, चीन देगा, एक टीका लगेगा, 3 महीने बाद फिर हम जा पहुंचेंगे। और ये सारा मसला देखिए गरीदा, ये ना भूलिए, ये 6 साल का, ये एक पीडीएम का कसूर नहीं है, इमरान खान का कसूर नहीं है, ये एक 6 साल तजुर्बा गाह जो पाकिस्तान को बनाया गया है, आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम सबसे ज्यादा, देखिए अशराफिया जो है, सियासतदान जो है, ये तो खान साहब बनी गला या जमान पाक में रहते हैं। दूसरे वाले जो हैं वो भी अब वजीर आजम हाउस में मौजूद हैं, जरदारी और बिलावल हाउस भी बड़े बड़े उनके चल रहे हैं। जो पाकिस्तान का गरीब अवाम और मिडिल क्लास है वो तो पिस के रह गई है, 30%, 40% महंगाई में दब के रह गई है, और उसके लिए सियासी इस्तेकाम बुनियादी जरूरत है। मेरे ख्याल से किसी पॉइंट पे इस्टेब्लिशमेंट को भी रोल अदा करना पड़ेगा। बिल्कुल। लास्ट फ्यू मिनट्स रह गए हैं, तो मैं आमिर ज़ियाद साहब, इम्तियाज गुल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाह रही हूँ। फर्स्ट आमिर ज़ियाद साहब, इमरान खान को सूट करता है, अपोजिशन को तो सूट करता है कि जो गवर्नमेंट है वो ना काम कर सके, वो चल ना सके, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आ सके, मईशत उसके कंट्रोल में ना आ सके, तो इमरान खान क्यों बैठेंगे मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट के साथ? आमिर ज़ियाद साहब। देखिए, अगर इमरान बैठते हैं हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो वो अपने उस पूरे बयानी की नफी करेंगे कि जो उन्होंने अपनी पूरी सियासत खड़ी की कि जी मैं बकौल उनके जो मुबैना तौर पे बदनवान सियासतदान, उनके साथ बैठ के बात नहीं करूंगा। और यही उनका फॉलोअर है, उनमें उनकी मकबूलियत की वजह यही है। अगर वो जाकर मतलब जरदारी साहब के गले मिलने और शहबाज शरीफ साहब के गले मिलने, तो फिर उनका जो एक वो अपने आप को जो समझते हैं कि लेकिन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं ना, प्रेसिडेंट अलवी मिल रहे हैं ना, इसहाक डार से मिल रहे हैं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं। का मसला नहीं, मसला इमरान खान का। देखिए, इमरान खान की पार्टी के दीगर लोग भी मिला करते थे। इमरान खान ने अपने आप को लग रखा हुआ है, वो अपने आप को हेड एंड शोल्डर अब साबित करना चाहते हैं। मैं ये रजा ने जो बात की उसमें मैं एक बात पे बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि इस वक्त जिद छोड़कर इमरान खान मतलब ये करें कि अगर इलेक्शन कहते हैं 2-4 महीने बाद हो जाए, कोई हर्ज नहीं, और हुकूमत को भी चाहिए कि 2-4 महीने पहले करा दे, ताकि आप इस क्राइसिस से निकल सकें। और फिर जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात आ रही है ना, कि बात ये होती है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इन मामलात में उनका किरदार नहीं बनता, लेकिन जब सियासतदान
ناکام ہو جائیں اور ہمارے سویلین اتھارٹیز جو ہیں بجائے اس کے سولوشن تلاش کرنے کے مزید پیچیدہ کریں تو پھر کون ہوگا؟ تو اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ اٹھا لے، سیاستدان جو اسی طرح لڑتے رہیں تو کسی کی چونچ گم ہو جائے گی، کسی کی دم گم ہو جائے گی. وہ جو کہ آپ نے بچوں کی نظم سنی ہوگی نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو یہی حال ہمارا ہوگا. تو اس وقت میرے خیال میں کرائسس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، اور دیٹ ٹو آن اے وار فوٹنگ. اگر ہم نے کہتے ہیں نا کہ ابھی نہیں کیا اور ہمیں مزید 2-4 ماہ ضائع کرتی تو اتنی بری معیشت کی حالت ہو جائے گی کہ پھر وہ سنبھالے نہیں سکے گی. ٹھیک، لیکن یہ سچویشن تو سوٹ کرے گی نا امتیاز گل صاحب، ناؤ کمنگ ٹو یو، یہ سچویشن تو سوٹ کرے گی عمران خان صاحب کو کہ حکومت نہ چل رہی ہو، نون لیگ پیپلز پارٹی ناکام ہو جائیں اور ایک بار پھر عمران خان ناکامی کا سارا ملبہ اپنے سیاسی حریفوں پہ ڈالتے ہیں. تو اس سچویشن میں، ان سرکمسٹانسز میں عمران خان کیوں بیٹھیں گے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کیوں بیٹھے گی؟ اور کیا یہ سمجھا جائے کہ اس صورتحال میں تمام سیاستدان ناکام ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے تو پھر بات وہی کی کہ آپ نے بات گھما پھرا کے پھر عمران خان پہ لے آئی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اختیار وہ پی ڈی ایم حکومت کا ہے اور وہ الیکشن میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہے اسی ڈر سے جو کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ یہ انتخاب ہار جائیں گے. تو کیا اس محض اس ڈر کی وجہ سے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن اگر صرف انہیں یہ ڈر ہے کہ انتخابات میں انہیں شکست ہوگی یا انہیں مطلوبہ تعداد میں نشستیں نہیں مل پائیں گی، کیا اس وجہ سے یہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو اور پاکستان کے عوام کو بالکل تباہی کے دہانے تک پش کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ آپ کو بھی پوچھنا چاہیے اور ہم سب کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ صرف آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی، اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پورے پاکستان کی سروائیول کو، اس کی بقا کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، عامر ضیاء صاحب، رضا رومی صاحب، ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب اور احسن بھون صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock. اللہ حافظ.